अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक में कहते हैं खुशामदीद एक नई सुबह के साथ और बहुत सी दुआओं के साथ कि आपका आने वाला दिन सलामती से भरपूर और अच्छा गुजरे। और अच्छे दिन के लिए ये भी ज़रूरी है कि कुछ अच्छी खबरें सुबह शामिल हों और जाहिर बात है आपका मूड भी उन्हीं अच्छी खबरों से अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर कशीदा खबरें हों और मुल्क में टेंस सूरत हाल की खबरें हों तो कहीं ना कहीं इसका असर डायरेक्टली मूड पर भी आता है। वैसे तो ये बुध का रोज़ है, इसे सेंटर ऑफ द वीक भी कहा जाता है क्योंकि इससे थोड़ा सा एहसास होता है कि भाई वीकेंड अब ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब वो वीकेंड्स कहाँ रह गए जब इंसान भरपूर फरागत में अपने दिन और वीकेंड्स गुजारा करता था। अब तो काम की इतनी लंबी लिस्ट होती है कि लगता है ऐसे ही है कि पूरा वीकेंड काम में गुजर जाएगा। बहरहाल जनाब, नज़र दौड़ाएं मुल्क की सूरत हाल पर तो कल बहुत सारी डेवलपमेंट्स रात गए तक हमें देखने को मिली। और अगर मुतहरिक मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जारी एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान किया और इसके बाद पार्टी के अहम रहनुमा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी केपी पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये वैसे लिखा है केपी पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है केपी भाग चुके हैं क्योंकि रात तक इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी इनका पीछा करती रही थी कि इन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वो हरीपुर के रास्ते केपी के अंदर जो है वो पहुंच गए ताकि इस्लामाबाद पुलिस की जो हदूद है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि हमने मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन दूसरी जानिब तारर साहब ने उन्हें भगौड़ा करार दिया। बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज वटू, वो ये कहती है कि बुशरा बीबी केपी में नहीं हो सकती क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो गई हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद की बंद सड़कों को भी खोलने का ऐलान किया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि हमने मुज़ाकरात की कोशिश की मगर PTI की क़यादत को मुज़ाकरात के लिए संजीदा दिखाई ही नहीं दी। और दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि वो और अली अमीन गंडापुर साहब इस हक में थे ही नहीं कि डी चौक में एहतजाज किया जाए। और मैं कल ये भी सुन रही थी कि बैरिस्टर सैफ ने भी ये कहा कि बानी PTI की भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आप सिंजानी के मुकाम पर एहतजाज करें, लेकिन इट वाज ऑल इन ऑल बुशरा बीबी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि जनाब हम तो डी चौक जाएंगे। और शायद उन्होंने फिर ये भी सोचा होगा कि डी चौक जाने के बाद हम वहाँ से भाग जाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं इमरान याकूब साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। सर, ये जो सारा प्लान स्टेज किया गया था, अब तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद बुशरा बीबी ने खुद को लॉन्च कर दिया था सियासी तौर पर, क्योंकि ना तो एहतजाज हुआ, ना ही फाइनल कॉल की कोई फाइनल रंग दिखाई दिया, ना ही बानी PTI बाहर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा। बात यह है कि जो भी ये सूरत हाल हुई सारी आपके सामने ही है। मामला ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा महसूस होता है कि शायद ये एहतजाज बहुत बेहतर तरीके से हो सकता था और बहुत बेहतर तरीके से हैंडल भी किया जा सकता था, लेकिन दोनों तरफ से मुझे पॉलिटिकल माइंड की कमी नज़र आई। पहले हम PTI की अगर बात कर लें तो जैसे खुद आपने अपने इंट्रो में कहा कि ऐसा महसूस हुआ कि शायद बुशरा बीबी जो हैं वो ही इस सारे मामले पे छाई हुई हैं। और आप ये देखें कि PTI का कारकुन जो है, अगर आप PTI के एक मैकेनिज़्म को, PTI के स्ट्रक्चर को देखें तो अनफॉर्चुनेटली PTI में एक तरफ तो बानी चेयरमैन इमरान खान है और दूसरी तरफ आपको अवाम नज़र आते हैं। उसमें लीडरशिप कोई नहीं है, क्योंकि लीडरशिप उस वक्त लीडरशिप की अहमियत होती है कि जब लीडरशिप की बात पे कोई तवज्जो दे या बात को तस्लीम करे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली PTI में जितने भी इमरान खान के सपोर्टर हैं या PTI से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं, वो आप लाखों में कहें, करोड़ों में कहें, हज़ारों में कहें या पूरे पाकिस्तान को कह दें, वो सब लोग अटैच हैं इमरान खान की ज़ात के साथ। तो वो सिर्फ तवज्जो देते हैं इमरान खान की कॉल पे। अब जिस तरह से बुशरा बीबी ने बकौल आपके अपने आप को लॉन्च किया या जिस तरह से बुशरा बीबी ने पार्टी की क़यादत संभाली, अगरचे PTI के रहनुमाओं की तरफ से हमेशा यही कहता जाता रहा, चाहे वो बैरिस्टर गोहर हों, चाहे वो अली ज़फ़र हों, चाहे वो रऊफ़ हसन हो, कोई भी हो, वो सब ये कहते रहे कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, गैर सियासी खातून है, उनको ना धकेला जाए, उनको ये ना किया जाए, वो तो सिर्फ अपने शोहर की रहाई के लिए। लेकिन अगर हम हक़ाइक़ पे नज़र दौड़ाएँ तो आपको नज़र आएगा कि बुशरा बीबी ने अमलन पार्टी की कमान संभाल ली है। उन्होंने KP में जाके चीफ मिनिस्टर हाउस में जिस तरह से सियासी मीटिंग्स की को हेड किया, उनको चेयर किया, जिस तरह से उन्होंने पहले कारकुनों से, टिकट होल्डर से, MPs MNA से कहा कि जो बंदा
इतने बंदे नहीं लाएगा, वो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, जिस तरह से लोगों को मोटिवेट किया और फिर जिस तरह से खुद इस पूरे उस एहतजाज को जो है ना लीड किया, तो इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि बुशरा बीबी जो हैं फिल वक्त इमरान खान के बाद पीटीआई की आपको क़यादत करती नज़र आई। अब उसमें अगला सवाल ये है कि क्या वो इसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगी या उन्होंने अचीव क्या किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यही बुशरा बीबी की जगह कोई ऐसा सियासी माइंड होता, शाह महमूद कुरैशी साहब होते या चौधरी परवेज़ लाई होते या असद कैसर साहब इसकी क़यादत कर रहे होते, इस तरह के लोग होते जो सियासत के रमूज़ को समझते हैं, तो शायद सूरत हाल इतनी ख़राब ना होती, शायद मामला इतने ख़राब ना होते। इसी तरह से अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि आप भले 1001 जो है ना उस पर तनकीद करें या उनसे इत्तफाक करें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, लेकिन बहरहाल वो एक सियासी माइंड नहीं है। इनकी जगह अगर राना सनाउल्लाह या अगर पीपल्स पार्टी के कोई सीनियर रहनुमा जो कि सियासी माइंड रखते हैं, वो चाहे मुराद अली शाह साहब ही क्यों ना हों या वो आप इवन अपने उनके जो भी पंजाब की लीडरशिप है, आप हसन मुर्तज़ा साहब ही क्यों ना हो, अगर वो इस मामले को हुकूमती तरफ से अगर कोई वफद बना दिया जाता और वो उसको लीड करते तो शायद मामला बातचीत से बेहतर अंदाज में हल हो सकते थे। लेकिन दोनों फरीकों की तरफ से शायद ये फैसला कर लिया गया था कि अब नई क़यादत या नया ब्लड जो है वही मामलात को संभालेगा, इसलिए ये मामलात इतने ख़राबी की तरफ गए। अच्छा इमरान साहब, पीटीआई के अंदरूनी सेटअप की ज़रा अगर बात कर लें तो ये तो हम जानते हैं कि बानी पीटीआई के बाद तो पहली डिवीज़न बहुत थी और अख्तलाफात और ग्रुपिंग बहुत थी, और कल जो रहनुमा बयानात दे रहे थे उससे ये महसूस हो रहा था कि जो लीडरशिप है पीटीआई की, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट बुशरा बीबी, और उन्हें नागवार गुजरा जब बुशरा बीबी को उन्होंने बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस भी पहुंचाई और उसको उन्होंने बाईपास किया। देखिए इकरा, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। हमें जो खबरें मिलती रहीं कल सारा दिन, उसमें अगर आप ये देखें तो अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरी क़यादत जो है वो शायद नहीं चाहते थे कि डी चौक तक जाया जाए, लेकिन उसके बाद ये खबरें भी आई कि बानी पीटीआई ने भी कह दिया है कि आप संग जानी पे जो है वो धरना दे दें, आगे ना आए। लेकिन उस वक्त बुशरा बीबी ने ज़िद की और बुशरा बीबी ने कहा नहीं, हमने डी चौक ही जाना है। असल में बुशरा बीबी ये साबित करना चाहती थी कि वो जब उन्होंने क़यादत की है, पिछली सारी लीडरशिप जो है वो शायद इमरान खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है या वो उस तरह से नहीं कर पाई। वो एक अपनी अहमियत जो है वो अच्छी तरह से उजागर करना चाहती थी कि देखिए जब मैं आई हूँ तो मैं डी चौक तक आ गई हूँ। वो डी चौक तक चले गए। उसके बाद ये खबरें भी आई जो पीटीआई के अंदरूनी ज़राए दे रहे थे कि उस वक्त भी वहीं पे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, बल्कि उनका ख्याल था कि इससे भी आगे जाया जाए, जिस पे अली अमीन गंडापुर ने उनको बताया कि आगे रेड जोन है और इससे आगे जाना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन वो उस वक्त भी बज़ीद थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे जो लोग थे वो गाड़ियों को पिछली तरफ ले गए और वहाँ से ये वापसी हुई। तो ये जो पीटीआई में इख्तलाफात के मामलात हैं, सोच के इख्तलाफात हैं, तो ये तो एक अब इस्टेब्लिश चीज़ है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इसमें अलीमा खान साहबा की अपनी सोच है, बुशरा बीबी की अपनी सोच है, और जो उनकी क़यादत है बैरिस्टर गौहर साहब हों, उसके अलावा रऊफ़ हसन साहब हों, वकास अकरम शेख साहब हों या उमर अयूब साहब हों, सब जो हैं वो मुख्तलिफ आरा रखते हैं। लिहाजा ये जो अगर आप ये कह सकते हैं कि जो वकला की आदत है उनकी सोच अलग है, बुशरा बीबी की सोच अलग है, अलीमा खान साहबा की सोच अलग है, लेकिन इसके बावजूद वकला की आदत या इस वक्त जो क़यादत है ऑन ग्राउंड पीटीआई की, वो मजबूर है कि वो बुशरा बीबी की बात को तस्लीम करे। उसकी बुनियादी वजह फिर वही है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पीटीआई का कारकुन
किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ इमरान खान की बात मानता है, वो इमरान खान को ही अपना लीडर समझता है और वो खान के इशारे पे ही सियासत करना चाहता है। सर, ये जो अब आपने कहा ना कि बानी पीटीआई की इशारे पर ही वो बाहर आएंगे, अब ये जो एक नॉर्मल फॉलोअर का मोराल है इस नाकाम एहतजाज के बाद, पहले तो आप ये बताइएगा आप इसे नाकाम कहेंगे या कामयाब कहेंगे? बिकॉज जितनी बढ़ के फाइनल कॉल की मारी गई वो तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन क्या दोबारा इस तरह इस कॉल पे इस तरह लोग निकलेंगे जिस तरह इन्होंने किया है अपने फॉलोअर्स के साथ? देखिए, दो चीज़ें यहाँ बड़ी अहम है इकरा। पहली बात ये कि आप इसको किसी की नाकामी या कामयाबी अगर करार देना चाहती हैं तो उसका पैमाना क्या है। अगर आप ये देखें तो पीटीआई ने कहा कि हम डी चौक आएंगे, तो ये उनकी कामयाबी है कि वो डी चौक तक पहुँच गए। दूसरी बात ये कि हुकूमत ने कहा कि जो डी चौक आएगा हम किसी को बैठने नहीं देंगे, तो मोहसिन नकवी साहब की और हुकूमत की ये कामयाबी है कि उन्होंने वहाँ पे उन्हें बैठने नहीं दिया। तो ये दोनों जो फरीक हैं वो ये दावे करेंगे कि जी हम कामयाब हुए, और दोनों फरीक की अमलन नाकामी भी है। आप ऐसे दावे ही क्यों करते हैं जो आप पूरे नहीं कर सकते? पीटीआई ने अगर ये दावा किया था कि हम नहीं जाएंगे तो उसमें तो वो बुरी तरह नाकाम हो गए, आपको बाद में भागना पड़ा। अब आप थोड़ी देर के बाद ये खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो शायद मानसहरा मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और थोड़ी देर में वो शायद 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। इसी तरह से हुकूमत जो है अब जो भी बात करे, लेकिन एक दफ़ा तो आप ये देखें कि जो तबाही हुई, जिस तरह से रेंजर्स के जवान भी शहीद हो गए, जिस तरह से और चीज़ें हुई, इमलाक को नुकसान पहुंचा, तो आप ये देखें कि 3 दिन अमलन तो पूरा मुल्क बंद रहा। एहतजाज तो इस्लामाबाद में था, लेकिन आपको लाहौर में भी सड़कें ब्लॉक थी, रिंग रोड ब्लॉक थी, मोटरवेज पूरे पाकिस्तान की ब्लॉक थी। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो क्या हमारा मुल्क मुआशी तौर पे इन सारी चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है? दूसरी बात ये है कि आप लोगों को किस बात की सज़ा दे रहे हैं, वो पीटीआई हो या हुकूमत हो, आम आदमी जो है वो इससे जिस तरह से मुतासिर होता है। देखें, लोगों की एम्बुलेंसेस वहाँ फंस गई, लोग अपने मरीज़ों को अस्पताल नहीं ले जा सके। आजकल शादियों का सीज़न है, लोगों की बारातें वहाँ पे फंस गई। फैसलाबाद से कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन है, आपको पता है फैसलाबाद जो बिजनेस सिटी है, वो वहाँ पे गए हुए थे, शादी के बाद वो 3 दिन हो गए वहाँ से निकल नहीं सके। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखें तो इसमें ओवरऑल तो नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा अगर अमलन आप देखें तो किसी फरीक का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और मुल्क का सबसे ज़्यादा नुकसान है। सर, अब ये जो कल हमने देखा बहुत सारे लोग अपनी जान से भी गए, चाहे वो रेंजर्स के हों चाहे पीटीआई कारकुनान के, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब इनके जो मुकदमात हैं वो इस क़यादत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज में शामिल थे उनके ख़िलाफ़ कटेंगे। तो बज़ाहिर तो अब ये महसूस होता है कि हुकूमत अब कोई भी स्पेस नहीं देगी इन्हें। देखिए, इस वक्त मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के लिए या कायम रखने के लिए अब कुछ ना कुछ सख्त इक़दामात करना पड़ेंगे। जहाँ तक रह गई बात ये कि स्पेस की, तो स्पेस तो उसी वक्त मिलती है जब पॉलिटिकल माइंड काम करे। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, आज आपने अभी राना सनाउल्लाह साहब को कोट किया कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं, लेकिन मैं आपको से ये दावा करता हूँ कि आप एक दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब की ही अगर ड्यूटी लगा दें और उनसे ये कहें कि आप मुज़ाकरात करें, उस मामले को हल करें, तो वो शायद इसका कोई ना कोई हल निकाल लें। लेकिन यहाँ पे रुकावट जो है वो ये है कि पीटीआई जो है उसके जो 3 मुतालबे हैं, अब बहुत सारे लोग जो सियासत के रमूज से वाकिफ़ नहीं, वो ये समझते हैं कि शायद ये 3 मुतालबे पूरे होंगे तो अमल काम होगा। ऐसा नहीं होता। जब भी मुतालबात की बात होती है, मुज़ाकरात की बात होती है, तो हर फरीक की तरफ से थोड़े से ज़्यादा मुतालबात जानबूझ के पेश किए जाते हैं ताकि जब बैठे बातचीत हो तो उसमें बार्गेन करके कुछ हासिल कर लिया जाए। अब पीटीआई का बुनियादी मकसद जो है वो, पीटीआई को भी ये पता है कि वो फॉर्म 47 हो या 45, ये हुकूमत अब उस तरह से वापसी नहीं हो सकती, उनको उन 100 कार्ड मैंडेट वापस नहीं मिल सकता। लेकिन जो बाकी 2 मुतालबात हैं कि इमरान खान की रिहाई हो और उनके लोगों की रिहाई हो, उसमें बातचीत हो सकती है। तो ये सारे मामला जो हैं
अल्टीमेटली आपको अगर आपने मामला हल करना है तो आपको उसका सियासी हल ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब आपका, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और एंकर मेरे साथ मौजूद थे। एहतजाज तो ख़त्म हो गया, लेकिन जिनकी जानें गईं वो तो कभी वापस नहीं आ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो है वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, चाहे वो एहतजाज हो या फिर किसी को रोकना हो। एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और वैसे तो स्पोर्ट्स एक हेल्थी एक्टिविटी है, लेकिन अभी भी कुछ बहुत ही इनोवेटिव स्पोर्ट्स की भी हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे कि जनाब मोटर स्पोर्ट्स का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी इसको फ़रोग़ देने के लिए एक इवेंट लाहौर और रावलपिंडी में मुनक़िद किया जा रहा है जनाब 29 दिसंबर को, जिसपे 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जो मोटरसाइकिल रेसिंग है उसके दिलचस्प मुकाबले होंगे। और इसका मकसद ये कि जो सड़कों के ऊपर गैर महफूज रेसिंग होती है या फिर मोटरसाइकिलिंग होती है वो जनाब ख़त्म हो, और इस हेल्दी एक्टिविटी में जहाँ पर एक सेफ़ एनवायरनमेंट भी है और सेफ़ तरीके से आप रेसिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वो एनवायरनमेंट फराहम किया जाए। मेरे साथ मौजूद होंगे मोटर क्रॉस एंड ड्रैग के जो रूरवा हैं कर्नल रिटायर्ड आमिर ज़फ़र साहब, जो इसको अरेंज भी कर रहे हैं, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं एक ऐसी पार्टिसिपेंट जो कि ख़ुद इस मुकाबले में हिस्सा भी ले रही हैं और बहुत सालों से मोटरसाइकिलिंग रेस में मोटरसाइकिल भी चला रही हैं और रेसिंग में भी हिस्सा लेती रही हैं, अक्सर रशीद साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आमिर ज़फ़र साहब, इस इवेंट के हवाले से बताइएगा कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और रिस्पांस क्या रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त तक जो सिचुएशन है उसमें हमारे पास 175 एंट्रीज आ चुकी हैं जो रजिस्टर हो गई हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें से सिर्फ 20 तो खवातीन ही की हैं। और बल्कि एक बड़े मज़े की आज सुबह बात हुई कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं आदिल भाई और नवीद भाई, नवीद को हम प्यार से नीडो कहते हैं, तो उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप स्कूटियाँ इतनी चल रही हैं उनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, आप स्कूटी की भी रेस कराइए और जब घोड़ों की रेस हो तब भी बता दीजिएगा। बिल्कुल सही। यानी कि इतना इसमें जोश खरोश है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। अक्सा, आप कितने अरसे से कर रही हैं और इस इवेंट को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं? कुछ डिफरेंट क्या आपको लगा इस इवेंट में? मैं वैसे पर्सनली अपनी बेसिक नीड के लिए बाइक जो है 10 to 15 ईयर से चला रही हूँ, और ये फर्स्ट टाइम मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस इवेंट में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस तरह से जैसे मेरा एक ड्रीम पूरा हो रहा है, क्योंकि मुझे बचपन से मेरी एडवेंचरस नेचर है, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये कर्नल साहब ने जो ये इवेंट अरेंज करवा रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा, जिसे कहते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर भी, स्पेशली उन लोगों के लिए ये जो रोड्स के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ उनको भी एक हेल्दी स्पोर्ट मिलेगा ना। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी कंपटीशन बिल्ड होगा लाइक एनी अदर स्पोर्ट। आप कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें फ़िलहाल एक ही कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी, उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ कि मैं इसको विन करूँ। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, 7 मुख्तलिफ ये कैटेगरीज हैं, ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी ये कैटेगरीज हैं और ख़वातीन कितनी तादाद में रजिस्टर हुई हैं आपके पास? जी, इसमें पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा कैटेगरीज शामिल की जा रही हैं। इसमें 7 कैटेगरीज हैं। 7 कैटेगरीज के अंदर 70 सीसी से शुरू होता है, दूसरी कैटेगरी 1 to 5, फिर 150, उसके बाद 200 है, 250 है, और फिर प्रोफेशनल कैटेगरी आ जाती है ट्रेल बाइक्स में मोटोक्रॉस की, जो 300 सीसी से लेके 700 सीसी तक जा रही है, और एडवेंचर बाइकर्स को भी मौका दिया जा रहा है जो कि 1100 सीसी तक जाते हैं ऊपर। और कितनी खवातीन अभी तक रजिस्टर हो गई हैं, ये जो खवातीन कैटेगरी है? जी, मेरे पास अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 17 खवातीन जो है वो हिस्सा ले चुकी हैं, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर चुकी हैं। और ये जो छोटी सीसीज रखने की बेसिक वजह है उसकी, लड़के जो हैं वो जो खतरनाक राइडिंग करते हैं ना, जैसे कि आपने आज फरमाया शुरू में कि वो सड़कों के ऊपर खतरनाक करते हैं, तो मैंने उनको मोटिवेट किया है कि आप अगर अपने टायर चेंज करके डर्ट बाइकिंग के लिए ऑफ रोड टायर्स लगा के आ जाते हैं, तो आपके पास जो बाइक मौजूद है
मैं उसकी कैटेगरी बना देता हूँ, आप आके एक दफा रेस करना शुरू करें। जब आप इनामात हासिल करके जाएंगे और शोहरत हासिल करके जाएंगे, एक्सपोजर मिलेगा आपको, तो आप खुद ब खुद सड़कों की जान छोड़ के और यहाँ पे प्रोफेशनल रेसिंग शुरू कर देंगे, जिसमें सेफ्टी गियर वगैरह के साथ रेस कराई जाती है। अच्छा, ये सर आपने कंट्रोल्ड रेसिंग ट्रैक बनाया है, ये कहाँ बनाया गया है और क्या ये टेम्पररी बेसिस पर बनाया गया है या ये एक परमानेंट फैसिलिटी है जो आप मुहैया करने जा रहे हैं? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। DHA फेज 6 इस्लामाबाद में उन लोगों ने मुझे वेरी नाइस ऑफ देम 105 कनाल की अराजी दी है, जिसके ऊपर ये इस शर्त पे अभी मुझे मिला है कि सक्सेस मिलने पे इट कैन कंटिन्यू, और अगर तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं ज्यादा आ रही या शऊर नहीं इससे फैल रहा, तो इट माइट बी दिस वन ट्रैक एंड देन वी कैन गो एंड सेलेक्ट अनदर ट्रैक समवेयर एल्स। लेकिन जिस तरह की मुझे फीडबैक आ रही है खवातीन से, खासतौर पे लाहौर की साइड से, पिंडी की साइड से, रवात, इस्लामाबाद, तो मुझे यूँ लग रहा है कि हमने जितना एंटिसिपेट किया हुआ था कि शायद पहली रेस में 50-60 लोग आएंगे, तो 170 प्लस तो अभी हो रहे हैं मेरे पास। ये आगे मुझे लगता है जब तक रेस शुरू होगी तो 200-250 तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही, और इट्स ओपन टू पब्लिक, दे कैन कम एंड सी इट एवरीवन। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा आप कि बाइक आप चला रही हैं, बहुत सालों से चला रही हैं, अब तो खैर आपको सड़कों पर नॉर्मली ख़वातीन नज़र भी आती हैं, बट जब आपने चलानी शुरू की तो ऑब्वियसली एक टैबू तो होगा, लोगों की नज़रें भी होंगी, हाउ यू ओवरकम दैट, और अब में और तब में क्या चेंज देखती हैं? अब में और तब में अब आप कह लें कि सेटिस्फेक्शन फील होती है, खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। पहले एक हवा था, जब मैं रोड पे निकलती थी, पूरे रोड पे अगर एक मैं फीमेल होती थी तो वो जो नज़रें थी सम टाइम उसमें अच्छे लोग भी होते थे, थम्स अप करके जाते थे, और कुछ लोग बहुत आप कह लें कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो लेकिन ये था कि अब बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक रोड पे मैं देखती हूँ कि 6 से 7 लड़कियाँ जा रही हैं, तो दिल से खुशी होती है कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है ना पाकिस्तान सोसाइटी में। तो हालांकि मेरे ख्याल में जो मोटरसाइकिल है वो आज के दौर का घोड़ा है। जैसे पुराने ज़माने में घोड़े होते थे, फीमेल भी वो घोड़े यूज़ करती थी, लेकिन पाकिस्तान में ये मायूब समझा जाता था कि बाइक नहीं चलानी, और बाइक मेरे ख्याल में आज के दौर का एक घोड़ा है, शौक है और नीड है, ये बेसिक नीड है। आपने धक्के नहीं खाने बसों के, रिक्शाज के, ये वो, तो आप सेफ भी हो, सिक्योर भी हो, आपके पास अपनी सवारी है। तो मेरे ख्याल में पहले से अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। पहले ये था कि हर्डल्स थी, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे पेरेंट्स ने सीखी कहाँ से? सीखी मैंने, आप कह लें कि मैंने 15 मिनट्स में ये सीख ली थी बाइक ना। साइकिल चलाती थी तो उससे शौक हुआ बाइक का, तो ऐसे ही एक दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे होगा, तो मैंने चलाना शुरू कर दी थी। ये शौक था, बचपन से शौक था। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, इसके अंदर हेवी बाइक्स भी इंक्लूडेड हैं आपकी इस कैटेगरी के अंदर? हेवी बाइकर्स भी होंगे? जी बिल्कुल। ये जो मैंने 700 सीसी से ऊपर 1100 सीसी तक का जिक्र किया, ये हैवी बाइक में शामिल होती हैं। हैवी बाइक दरअसल लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। आपके सवाल के हवाले से मैं जरा क्लैरिटी दे दूं कि हैवी बाइक में 3 मोटी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। एक तो शौकीन वाली होती है जो सड़क पे बस क्रूज करने के लिए होती है, जिसको हम क्रूजर वगैरह कहते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक आ जाती है, वो सिर्फ सड़क तक लिमिटेड होती है, बेइंतहा तेज चलती है। और एक होती है एडवेंचर बाइक। तो जो हैवी बाइक्स में एडवेंचर की कैटेगरी है वो ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है बिकॉज ऑफ इट्स शॉक, क्लियरेंस एंड टायर्स। तो इसमें हम हैवी बाइक्स एडवेंचर वाली भी लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं, इट्स नॉट ओनली द रेस दैट्स इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से ये लोग जो है आ रहे हैं इसके अंदर ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई भी काम आप जब कराते हैं तो उस काम को कराने का कोई एक एंड रिजल्ट आपके जहन में आता है। इट हैज टू बी अ सिस्टम, इट जस्ट डज नॉट हैव टू बी, जैसे आपने पूछा है टेम्परेरी है क्या है। तो इस रेस कराने का मकसद ये है कि जो मैंने रेसिंग के लिए बाकायदा क्लब बनाया है और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल रजिस्टर कराई है MXD के नाम से, इसका काम कंटिन्यूसली न सिर्फ ये कि रेस कराना है, बल्कि इन्हीं रेसेस के जरिए टैलेंट हंट करना भी है। और टैलेंट हंट करके जब हमारे पास प्रोफेशनल्स का आ जाएगा एक पूल, तो हमारी जो अभी एफिलिएशन की कोशिश लगातार जारी है पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के साथ भी और इंटरनेशनल एमेच्योर मोटरक्रॉस एसोसिएशन के साथ भी और यूरोप के FIM के साथ भी, ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है। तो इसका एक निज़ाम हम इस तरह का बनाना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी जाके कम्पीट करें और अपना लोहा बाहर भी मनवाएं, जिसकी काबिलियत हमारे अंदर बहुत है।
बिल्कुल सही। और सर सेफ्टी इसको इसके अंदर आप किस तरह इंश्योर कर रहे हैं? जारी बात है तो ट्रैक और है रेसिंग ही, सो सेफ्टी का आंसर किस तरह आपने मलहूज़े खातर रखा है? जी, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सेफ्टी तीन किस्म की होती है। एक सेफ्टी होती है आपके माइंडसेट की, जिसके अंदर आप हर कदम उठाते हुए जो है वो अपने सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। दूसरी सेफ्टी होती है इसके अंदर अब आपकी सवारी की। तो अब जैसे अक्सर जिक्र किया घोड़े का, तो घुड़सवारी में अगर आप बगैर रकाब बगैर गेम के राइड करना शुरू कर दें तो वो कितना खतरनाक है। तो इसी तरीके से बाइक को अगर आप बगैर प्रोटेक्टिव गियर के चलाना शुरू कर दें तो वो भी उसी कदर खतरनाक होता है। तो बाइक की अपनी सेफ्टी भी होती है। सो एक हो गई आपके माइंडसेट की तैयारी, एक हो गई आपके प्रोटेक्टिव गियर की तैयारी, जिसमें आपको हेलमेट, शोल्डर पैड्स, एल्बो पैड्स, नी पैड्स, प्रोटेक्टिव गियर, शूज वगैरह इस्तेमाल करने। और फिर तीसरा आपकी बाइक की टेक्निकल इंस्पेक्शन और उसकी तैयारी, जिसमें आप इंश्योर करते हैं कि दौरान रेस मेरी कोई केबल, गियर, क्लच, इंजन के अंदर कोई चीज, टायर की कंडीशन ऐसी कि टूट फूट ना हो जाए, वरना खामखा ऐसी एक्सीडेंट होने का खतरा। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अच्छा अक्सर ये बताइएगा, आप ग्रुपिंग में भी लाहौर में बाइकिंग करती हैं, कुछ और लड़कियां भी आपके साथ होती हैं? हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम से अटैच हूँ। मोटर्निटी ग्रुप है मोटर बाइक का, उसमें कुछ बॉयज़ हैं, कुछ हम गर्ल्स हैं। इसके अलावा फिर हमने एक सेपरेट गर्ल्स का जो है वो ग्रुप बनाया है, तो उसमें भी हम डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं ताकि दूसरी जो लड़कियां हैं वो हमसे इंस्पायरेशन लें और कॉन्फिडेंट फील करें कि अब रोड्स पे हैं लड़कियां। तो लाहौर में वैसे कोई ऐसा कोई क्लब या कुछ और है जगह जहां पर आप लोग ये बाइकिंग कर सकते हैं? हाँ जी, काफ़ी जगह है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप कर सकते हो लर्निंग के लिए। अब तो काफ़ी एकेडमीज़ भी बन गई हैं, अब वो एकेडमीज़ ज्वाइन करें। अदरवाइज़ अगर आप साइकिल चला रहे हो तो ये बहुत इजी है चलाना ना, मोटरसाइकिल। तो ये बेसिक नीड भी है लड़कियों के लिए आज के टाइम में, और सिक्योर भी है। कोई स्पेसिफिक बाइक जो आपके पास है, पसंद आपको है या मेरे पास CD70 है, जिसको मैंने खुद अपने शौक से उसको ऑल्टर करवाया है। तो उसको कैफ़े रेसर में मैंने उसको ऑल्टर करवाया हुआ है, तो वो मेरी फेवरेट बाइक है कैफ़े रेसर। तो वो जो भी देखता है वो उसको पता नहीं चलता कि ये CD70 है, तो वो ये कहाँ से बनवाई है आपने, बाइक कहाँ से ली है। तो फिर जब मैं बताती हूँ कि ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाई है, खुद बनाई है, तो वो सामने वाला भी काफ़ी इंस्पायर होता है। तो वो मेरी फेवरेट बाइक है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा आमिर साहब, बाहर से भी आपके कोई पार्टिसिपेंट्स को आप शामिल कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक डेवलप टूरिज्म स्पोर्ट भी बन सकता है, आगे आपको तरक्की इस पे इवेंट पे मिल सकती है, इंटरनेशनली भी आप मुनक्किद करा सकते हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे पास जो एंट्रीज आई हैं उसके अंदर एक अफगानिस्तान से बहुत ही प्रोफेशनल राइडर हैं, अब्दुल हमीद, वो हिस्सा लेंगे। एक जर्मनी के बाइकर हैं, योखन उनका नाम है, वो भी इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने अभी मुझे कल ही बताया था कि शायद एक फ्रेंच खातून जो है वो भी आके इसके अंदर हिस्सा लेना चाहें। तो ये ऑलरेडी नाम इसका फैल चुका है, बिकॉज हमारे पास पहले लोगों ने ट्रैक्स बनाए जरूर थे, ऐसा नहीं कि ट्रैक्स बने नहीं, रेस नहीं हुई, लेकिन ट्रैक के अंदर आपको जो बच्चे रेस करने आ रहे हैं या प्रोफेशनल रेस करने आ रहे हैं उनकी सेफ्टी और वेलबींग का बहुत ख्याल रखना होता है। बिल्कुल। तो अब मैं हाल ही में एक रेस हुई, नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, लेकिन उस रेस के अंदर जो पार्टिसिपेंट गए बहुत प्रोफेशनल थे, ये नहीं कि न्यूबीज थे। तो उन पार्टिसिपेंट्स में से भी एक की जो है वो टांग 3 जगह से टूट गई, फिर एक साहब जो है उनके कूल्हे से हड्डी निकल आई बाहर, शोल्डर बोन एक की क्रैक हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बस रेस की शोहरत के लिए एक किसी भी जगह का ट्रैक सेलेक्ट करके कह दिया आए भागे, ऐसे नहीं होता। आपको बाकायदा ट्रैक के अंदर मड डालनी होती है, उसको मिक्स करना होता है धूल ना उड़ने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ, जिसमें काफी खर्चा आता है। फिर आपको टायर्स रखने होते हैं सेफ्टी के लिए। इसके अलावा आपको शार्प टर्न्स के ऊपर जो है वो सुपर एलिवेशन देनी होती है ट्रैक के अंदर। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रिपेयर अ ट्रैक। इसके अंदर क्योंकि पैसा बहुत लगता है तो जाहिर है वो थोड़ा it becomes a little difficult for people to manage that। तो हमने ये एक रिस्क लिया इसलिए कि शायद ये पे ऑफ कर जाए, हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी जान को बिल्कुल जी, यू नेवर नो, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। और अगर एक महफूज स्पोर्ट एक तफरी का भी बायस बनता है और एक हेल्दी स्पोर्ट है तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, बहुत शुक्रिया अक्सा आपका, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉम्पिटिशन। तो जनाब इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक जनाब। तो वफाकी दारुल-हुकूमत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना और एहतजाज की कॉल दी, उसके बाद ज़ाहिरी बात है ट्रांसपोर्टेशन और रास्ते बंद रहे। इस्लामाबाद से आने और जाने वाले, यहाँ तक कि लाहौर के एंट्री एग्जिट्स पॉइंट से बंद रहे, जिसकी वजह से अशाए ज़रूरिया की एक तो किल्लत हुई और प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया, कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मेरे साथ मौजूद होंगी नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ है नताशा रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया नताशा आपके वक्त का। बताइएगा सूरत हाल क्या है, कुछ बेहतर हुई है? प्राइसिंग और जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो मौजूद हैं मौके पर? इकरा देखिए, कीमतें तो मुसलसल आसमान पे जा रही हैं। शहरी पहले महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ से हमने देखा कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते तमाम बंद थे, जिसकी वजह से कोई भी सामान, इवन गुड्स ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट भी ना शहर के अंदर आ सकते थे ना जा सकती थी, जिसकी वजह से तमाम जो अशिया फ़रोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता हमें दिखाई दिया। और अगर हम सब्जियों की कीमतों की बात करें तो सब्ज़ी की कीमतों को भी पड़ लग चुके हैं। आज चूँकि रास्ते खुल गए हैं, लेकिन आज ही रास्ते खुले हैं तो जाहिर सी बात है आज सब्जियों के जो रेट्स हैं वो भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। कल से सब्जियां आना शुरू होंगी और इसके साथ साथ रेट्स आपको बताते जाएं तो आज आलू का जो रेट है वो फ़ी किलो सरकारी नर्ख के हिसाब से 80 रुपये मुकर्रर किया गया। गुज़श्ता रोज़ इसकी कीमत 100 रुपया थी, 20 रुपये कम की गई है। प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज की कीमत भी 20 रुपये बढ़ा दी गई है और आज प्याज 120 रुपये फ़ी किलो को हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो महंगा किया गया है और गुज़श्ता रोज़ अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज़ लहसुन की कीमत 440 रुपये थी, लेकिन आज 480 रुपये फ़ी किलो सरकारी नर्ख मुकर्रर किया गया है। टमाटर की बात करें तो टमाटर भी गुज़श्ता रोज़ 175 रुपये था और आज जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम मेथी की बात कर लें तो मेथी भी 50 रुपये किलो के हिसाब से बेची जा रही है। शिमला मिर्च जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। टमाटर जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आपको ये बताते जाएँ कि मॉडर्न बाज़ार में कीमतें तो हमें कंट्रोल में दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं और शहरी बिलबिला उठे हैं। उनका यही कहना है कि जब कीमतें बढ़ाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से भी और दुकानदारों की जानिब से भी, तो कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। और दूसरी जानिब दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि सामान जो है वो नहीं आ रहा है रास्ते बंद होने की वजह से, जिसकी वजह से उनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से उन्होंने रेट जो हैं वो ज़्यादा कर दिए हैं। शहरियों ने हुकूमत से ये भी शिकवा किया है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता है कीमतों के हिसाब से, कि आया अगर ओपन मार्केट में दुकानदार अपनी मनमानी रेट्स पर सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं तो उनको भी चेक किया जाए ताकि जो रेट्स हैं ज़्यादा हो रहे हैं वो ज़्यादा ना हो सकें और आवाम की पहुँच में सब्जियां आ सकें। शहरियों ने दूसरी जानिब ये भी शिकवा किया कि पहले मटन और बीफ खा लिया जाता था तो गुजारा हो जाता था, लेकिन अब चूँकि शहरियों की आपको पता है कि जो सैलरीज़ हैं वो भी कम हैं और जिसकी वजह से एक लिमिटेड बजट के अंदर रहते हुए शहरियों को अपने घर का जो खर्चा होता है वो पूरा करना होता है। लेकिन अब चूँकि रास्ते खुल गए हैं, एहतजाज खत्म हो गया है, सो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि सूरत हाल एक का दिन में बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया नताशा आपका हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटी सी ब्रेक जनाब लेते हैं और आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। तो आपने अभी देखा ही होगा हमारे स्टूडियो में इस वक्त रंगों की बहार इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत फनपारे जो हैं वो मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा अली, ही इज़ अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट और इनके काम में कुदरत का, कल्चर का भी रंग का अंसर जो है वो हमें नज़र आता है। वैसे तो ख़त्ताती एक कदीम फ़न है और पाकिस्तान हमेशा से इसमें ब्लेस्ड रहा है कि बहुत शानदार आर्टिस्ट जो हैं और कैलीग्राफी आर्टिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान से निकले हैं और अब यंगर जनरेशन में से भी हमारे सामने ऐसे ही लोग आ रहे हैं। सो वेलकम टू द शो हुज़ैफ़ा। आपके काम में हर तरह की वैरायटी मौजूद है, कब से कर रहे हैं ये? मुझे बचपन से ही शौक़ था इस चीज़ का और मेरे वाले साहब आर्टिस्ट हैं, तो जब मैंने होश संभाला तो मैं उनको देखता था, उनके काम में दिलचस्पी लेता था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 इयर्स हो गए पेंटिंग्स करते हुए। नेशनली इंटरनेशनली मैं अपना आर्ट सेल करता हूँ और डिफरेंट गैलरीज में अपना आर्ट डिस्प्ले करवाता हूँ। बिल्कुल। और पढ़ा भी आपने आर्ट ही है? नहीं, मैं बेसिकली BS बिज़नेस इंटेलिजेंस कर रहा हूँ फ्रॉम स्पीरी यूनिवर्सिटी से
और ये मुझे शौक़ था और साथ बिज़नेस का भी शौक़ था, तो इसलिए फिर मैंने BSBA चूज़ किया। अच्छा, इसके बिजनेस इंटेलिजेंस तो आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए कितनी इंटेलिजेंस ज़रूरी है और क्या चीज़ आपको बहुत इंस्पायर करती है? मेरे वाले साहब भी आर्टिस्ट हैं, तो मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा, वही मेरे उस्ताद हैं, तो आज उनकी सरपरस्ती में मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, काफ़ी चीज़ें उनके साथ सीखी मैंने, और उनको देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी एक पेंटिंग्स कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी डिफरेंट और वाइब्रेंट कलर्स आपने यूज़ किए हैं, जिस तरह उसमें ब्लू है, ऑरेंजेस हैं, येलोज़ हैं, इसके पीछे कुछ ख़ास वजह है? इसके पीछे ख़ास वजह ये है कि मैं कैलीग्राफी ज़्यादा शौक़ से करता हूँ, तो उसमें जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनको कलर्स में एक्सप्रेस करता हूँ, तो उसको सोच सोच के मैं फिर ये कलर्स मुझे काफ़ी पसंद हैं नेचर के हवाले से, ओल्ड लाहौर के हवाले से, तो मैं उनको फिर कलर्स के ज़रिए। हाँ, लाहौर के हवाले से भी, अंदरून लाहौर को भी आपने खासा कैप्चर किया हुआ है। और भी कुछ कल्चर के हवाले से आप पेंट करते हैं? मुझे ज़्यादातर वज़ीर खान मोस्ट और बादशाह मस्जिद के सारे अंदरून लाहौर के बारे में सारा मैं स्केच करता हूँ और डिफरेंट गैलरीज में इनको सेल करता हूँ। सही। और कहीं से ट्रेनिंग वालिद साहब से तो आपने ली है, लेकिन कहीं और से भी प्रोफेशनली सीखा है इसे? नहीं, मेरे वालिद साहब भी मुझे सिखाते रहे हैं, उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, और कैनवस भी मैं खुद स्ट्रेच करता रहा हूँ, तो और फ्रेम भी मैं खुद स्ट्रेच करता रहा हूँ, तो आज उनके साथ ही फिर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कितना मुश्किल है अपने काम को इस्टेब्लिश करना, बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, बिकॉज आप कह रहे हैं आप बाहर भी अपनी पेंटिंग्स को भेजते हैं, तो आपको कोई कमी महसूस होती है कि यहाँ किसी प्लेटफॉर्म की कहीं एग्जिबिट भी करते हैं अपनी पेंटिंग्स या ऑनलाइन? डिफरेंट गैलरीज में मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले होती हैं, और कस्टमाइज़ काम भी मैंने क्लाइंट्स का काफ़ी लोगों का किया है। अभी रिसेंटली एक काम किया कस्टमाइज़, उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक उनको पेंटिंग्स चाहिए थी, कलर स्कीम उनकी गोल्डन थी, तो उसमें कैलीग्राफी थी और एब्स्ट्रैक्ट था और ओल्ड लाहौर भी था, तो उनका सारा घर कवर मैंने किया था पेंटिंग्स के ज़रिए ना। और जो बाहर आपकी जाती हैं वो किस तरह की डिमांड करते हैं और रीच आउट कैसे करते हैं आप उन कस्टमर्स? इंस्टाग्राम के ज़रिए ऑनलाइन मुझे काफ़ी ऑर्डर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास। दुबई में अभी रिसेंटली मैंने भी भेजी है पेंटिंग्स, तो वो ओल्ड लाहौर को बहुत पसंद करते हैं लोग वहाँ पर, पाकिस्तानी ज़्यादा, और नेचर के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद करते हैं इन चीज़ों को, तो फिर वहाँ पर इसलिए मैंने किया। अच्छा, ये बताइएगा कि हर आर्टिस्ट को होता है कि जितना वो टाइम एक पेंटिंग के ऊपर स्पेंड करता है उतना ही उसे रिवॉर्ड अच्छा मिले, तो पेमेंट के लिहाज से, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिहाज से कितना आपको सपोर्ट मिलता है इस काम से? काफ़ी ज़्यादा मिलता है सपोर्ट। पेंटिंग्स पे काफ़ी दिन भी लग जाते हैं, कुछ पे बड़ा, मतलब जब तक आप सेटिस्फाई ना हो खुद, तो तब तक आपको मैं काम करता रहता हूँ उस पर, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको समझते समझते। और पैसे अच्छे मिल जाते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अब जिस तरह यंग आर्टिस्ट और पेंटर्स हैं, ऑब्वियसली कोई स्पेस बनाने के लिए टाइम लगता है, हर एक को अपनी जगह बनाने के लिए वक्त लगता है, तो आपको लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं तो यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं या फिर नहीं है? पाकिस्तान में है आर्टिस्ट जो प्रमोट करते हैं आर्टिस्टों को, क्योंकि मुझे 7 इयर्स लगे हैं अपने आर्ट को प्रमोट करते हुए। अभी मैंने ऑनलाइन तो अभी रिसेंटली शुरू किया, लेकिन मुझे 7 इयर्स लग गए थे इसको प्रमोट करते करते। डिफरेंट गैलरीज में दी पेंटिंग्स, डिफरेंट आर्ट एग्जिबिट में रखी पेंटिंग्स, और डिफरेंट स्टॉल्स में रखी पेंटिंग, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसको प्रमोट करते करते। और कैलीग्राफी में तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आपको कौन सा ज़्यादा इंस्पायर करता है? मुझे तो मेरे वालिद साहब ने सारा सिखाया था, मैंने उनसे ही सीखा, उनसे ही मोटिवेट हुआ, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर। आपके वालिद साहब भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं? जी। या वो भी शौक की खातिर करते हैं? नहीं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, उनको बचपन से उनको भी शौक था, और आज उनकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पेंटिंग्स डिस्प्ले होती हैं, इंटरनेशनली और नेशनली इनकी जाती हैं। उनका भी ओल्ड लाहौर है और पोलो है। अच्छा, बिकॉज आप जिक्र कर रहे हैं, आपके वालिद साहब का क्या नाम है? जाहिद सलीम। अच्छा, तो ये बताइएगा, सिर्फ आप ही, बिकॉज ये तो फिर आप में जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ ये आर्ट, तो आपके और बहन भाइयों में भी है ये शौक? नहीं, उनमें नहीं है, क्योंकि मेरे में ही है वो। बेसिकली बाकी सारे भाई अपना काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस है का, बाकी डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं।
अच्छा, बहुत सारे मुल्कों में भी नेचर से भी जो इंस्पायर होते हैं, या जिस तरह आप ओल्ड लाहौर से इंस्पायर हैं, तो होता है कि एक आर्टिस्ट को शौक़ होता है कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाके पेंट करें, या वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको लगता है, जिस तरह खताती है तो लोग टर्की का भी रुख करते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत खताती हमें नज़र आती है मसाजिद में और मास्टर पीसेस हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पे कवर करना चाहते हैं? दुबई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आर्ट के लिहाज से, वहाँ पर नेचर और कैलीग्राफी बहुत पसंद की जाती है, तो मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा ज़्यादा। और मंथली कितनी पेंटिंग्स आप बना लेते हैं, या कितना टाइम लग जाता है एक पेंटिंग पे? एक पेंटिंग में 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, कुछ में तो 2 घंटे 1 घंटे में बन जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है काम पे कि काम कैसा है, या कैलीग्राफी है या एब्स्ट्रैक्ट है या कुछ और है, टेक्निकल एक इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो डिफरेंट मीडियम्स में आप काम कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी करते हैं, खताती भी, पसंद ज़्यादा कौन सा है? मुझे कैलीग्राफी पसंद है। तो आपको लगता है कैलीग्राफी के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है? जी ऐसा तो है, आपको कैलीग्राफी सीखने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, हर चीज़ को कैसे आपने उसको एक्सपोज करना है, कैसे उसको पेंट करना है, और इसलिए तो फिर मैंने वालिद साहब से सारा सीखा, उनसे ही सीखा, तो आज यहाँ पर। तो वालिद साहब आपके काम के नाक़िद हैं, गलतियाँ निकालते हैं या पसंद करते हैं? गलतियाँ भी निकालते हैं, वो समझाते हैं, बताते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह करना है, ये कलर स्कीम करनी है, और वो काफ़ी मुझे मोटिवेट करते हैं। अच्छा, तो जब ये आपका शौक़ है और आप ज़्यादा टाइम इस पे देते हैं, सो बिजनेस इंटेलिजेंस का आपने क्यों सोचा? बिकॉज ये भी एक फुल प्रूफ प्रोफेशन बन सकता है। मुझे छोटे होते से ही बिज़नेस और आर्ट का बहुत शौक़ था। मैं काफ़ी चीज़ें मैंने छोटे होते भी की, बिज़नेस ऑनलाइन भी किया, तो मैंने एज अ मार्केटिंग के लिए, पेंटिंग्स के मार्केटिंग के लिए, तो मैंने बिज़नेस इंटेलिजेंस को यूज़ किया, जिसमें IT और बिज़नेस आया था, तो इसलिए फिर मैंने इनको चूज़ किया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही खूबसूरत आपका काम है, और इसी तरह जनाब उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे ऐसे नए आर्टिस्ट हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और आई गेस अगर उन्हें इसी तरह प्रमोशन दी जाए तो पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं जाके रोशन भी कर सकते हैं। तो जनाब आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिए कि आपके किसी भी एक्ट से किसी का दिल ना दुखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।